Hello everyone, I hope all of you are doing good and I am back today with a crash course video on class 11th math sets. तो जैसा कि आप सबको पता है कि हर बार की तरह इस वीडियो में हम कवर करेंगे सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, उनके एग्जाम्पल्स के साथ पूरे चैप्टर को कवर करेंगे एक ही वीडियो में। हालांकि अगर आपको और ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हो और ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो चाहिए हो तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि हमने एक डिटेल्ड वीडियो सीरीज सेट्स के ऊपर ऑलरेडी बना रखी है। तो इस लेसन के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कवर करने वाले हैं वो हैं सेट्स नोटेशन इन रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म, एम्प्टी सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, सिंगलटन सेट, पावर सेट, वेन डायग्राम्स, ओपन एंड क्लोज्ड इंटरवल्स। सुन के ऐसा लग रहा है कि यार इतनी सारी चीजें पढ़नी है एक ही चैप्टर में, बट ट्रस्ट मी दिस इज अ सुपर इजी चैप्टर। बहुत ही आसान चैप्टर है, टॉपिक्स बहुत सारे हैं बट सारे छोटे छोटे और बहुत ही आसान टॉपिक्स हैं। तो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि कैसे चुटकियों में सेट्स खत्म हो जाएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सेट जो वर्ड है, ये वर्ड ही हम तब यूज करते हैं जब हम कोई कलेक्शन की बात करते हैं। एक एग्जांपल देती हूँ, बहुत ही आम तौर पे जो लेडीज को अच्छे से समझ आएगा। जब भी हम कहते हैं कि यार मेरी वो सेट कहाँ रखी है, सेट का मतलब होता है जिसमें नेकलेस भी हो, ईयररिंग्स भी हो, मे भी साथ में रिंग्स और बैंगल्स वगैरह हो। क्यों? क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ ज्वेलरीज एक जगह है तो उसको हम सेट कहते हैं। ठीक उसी तरह से मैथमेटिक्स में सेट हम कहते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एक ही तरह की बहुत सारी चीजें जब साथ में रहती हैं तो उसे हम एक सेट कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि रिवर्स ऑफ इंडिया, इंडिया की जितनी भी नदियां हैं वो एक सेट बना सकती हैं, राइट। अब उसके अंदर गंगा, यमुना, सारी नदियां आ जाएंगी। अगर हम बोलें कि स्टूडेंट्स ऑफ ABC स्कूल, यानी कि ABC स्कूल में पढ़ने वाले सारे बच्चे, वो एक सेट बना लेंगे। मैं कह सकती हूँ मेंबर्स ऑफ माय फैमिली, मेरे घर पे जितने भी लोग हैं, मेरे पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, सब जो हैं वो एक ही सेट का पार्ट है। तो इस तरह से जब भी हम ऐसा कहेंगे कि कलेक्शन ऑफ बहुत सारी चीजें, तो वो होता है सेट। अब मैथमेटिक्स में जरूरी होता है कि हम सब कुछ को रिप्रेजेंट करें। ये तो मैंने बता दिया कि भाई सब कुछ का कलेक्शन हो तो वो सेट है, बट इसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो सेट को हम हमेशा अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे, वो भी कैपिटल लेटर। ABCD कुछ भी यूज कर सकते हैं एक सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, बट कैपिटल लेटर्स में। ओके, ठीक है। अब इन सेट के अंदर जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इनको अगर हमें जेनरिक टर्म में रिप्रेजेंट करना है तो इन्हें भी हम अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल लेटर, ठीक है। तो इसमें देखिए लेटर का बहुत सिग्निफिकेंस है भाई, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब एक सेट के अंदर जो भी चीजें होती हैं उनको हम कहते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स भी कहा जाता है, उन्हें मेंबर्स भी कहा जाता है और उन्हें ऑब्जेक्ट्स भी कहा जाता है। तो मेंबर्स ऑफ अ सेट या एलिमेंट्स ऑफ अ सेट कुछ भी कह सकते हैं हम। तो यानी कि जैसे अगर मान लेते हैं हम बात करते हैं रिवर्स ऑफ इंडिया की, तो गंगा, यमुना, ये सारे जो हैं इस सेट के एलिमेंट्स हैं। क्लियर है यहाँ तक? ओके, आगे बढ़ेंगे। अब जब कभी कोई एक एलिमेंट जो है वो एक सेट का पार्ट है, इस बात को हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करें? अब हमेशा इतना बड़ा तो लिख नहीं सकते कि भाई गंगा इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट रिवर या फिर द सेट ए। हमेशा इतना लंबा तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो सब कुछ हम शॉर्ट में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? इसके लिए हम एक सिंबल का यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं बिलोंग्स टू, और वो कुछ ऐसा होता है देखने में। एग्जैक्टली। तो अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेट है कैपिटल A और इस सेट का एक एलिमेंट है स्मॉल a। तो हम इसको कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली? स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A। आसान तरीका है, बिल्कुल भी लंबे से पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी तरफ अगर मान लेते हैं कि एक एलिमेंट है स्मॉल b, ये जो है सेट A का एलिमेंट नहीं है, तो कैसे लिखेंगे? तो हम कहेंगे B डज नॉट बिलोंग टू A। तो डज नॉट बिलोंग टू का सिंबल काफी सिंपल है, बिलोंग्स टू के ऊपर एक कट मार दो, राइट। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम बात कर रहे हैं एक सेट
ए की, जिसके अंदर सारे इवन नंबर्स हैं। ठीक है, इवन नंबर्स यानी कि जो भी नंबर 2 से डिविजिबल होता है। तो इसमें किस तरह के नंबर्स आएंगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे नंबर्स आएंगे। ठीक है, ये हमारा सेट ए है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 जो है क्या वो इस सेट का मेंबर है, लेकिन 3 तो 2 से डिविजिबल है ही नहीं, 3 तो इवन नंबर है ही नहीं, यानी कि हम कहेंगे कि 3 डजंट बिलोंग टू ए। तो अभी तक का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके। मैथमेटिक्स वर्ल्ड के कुछ पॉपुलर सेट्स जैसे कि कैपिटल N, इससे हम डिनोट करते हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, यानी कि 1, 2, 3, 4 से ले करके इन्फिनिटी तक ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं और इनके पूरे सेट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल N से। उसी तरह Z यूज करते हैं हम सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स के लिए, जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो सब कुछ आ जाएगा। Q यूज करते हैं सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स मतलब P/Q फॉर्म में जो हो, जहां पे Q नॉट इक्वल टू 0। और रियल नंबर्स, इसके लिए हम यूज करते हैं कैपिटल R। तो इस तरह से मैथमेटिक्स में जो कॉमनली जिस तरह के नंबर्स यूज होते हैं उनके लिए एक स्पेसिफिक लेटर हम यूज करते हैं उसके सेट को डिनोट करने के लिए। अब यहां पर साफ साफ कहा गया है कि A जो है ये है ऑल इवन नंबर्स का सेट, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन। तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि 1, 7, 4, 9 ये सारे इस सेट के मेंबर्स हैं या नहीं। अब जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ पे हम सिर्फ इवन नंबर्स रख रहे हैं, यानी कि जो नंबर 2 से डिविजिबल है, तो उस केस में यहाँ पे सिर्फ 4 एक ऐसा नंबर है जो 2 से डिविजिबल है और इसीलिए 4 जो है वो इस सेट का मेंबर है। इसके अलावा बाकी तीनों नंबर चाहे 1 है या 7 है या 9 है, ये सभी इवन नंबर्स नहीं है और इस वजह से ये सारे इस सेट का मेंबर नहीं है। किसी भी सेट को हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो पहला तरीका होता है उसको हम कहते हैं रोस्टर और टेब्यूलर फॉर्म। इस फॉर्म में हम क्या करते हैं कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास एंड आर एनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस, जिसको हम कहते हैं सेकेंड ब्रैकेट। वही वाले ब्रैकेट हम यहाँ यूज करते हैं। जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको लिख डालते हैं एक के बाद एक, बीच में रहता है कॉमा। ठीक है, ये सिंपल तरीका होता है रोस्टर फॉर्म में किसी भी सेट को लिखने का। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि अगर हमें एक सेट लिखना है जिसमें हम रिप्रेजेंट करेंगे इंग्लिश के जो टोटल 26 अल्फ़ाबेट है उनके वावेल्स को। ठीक है, तो वावेल्स कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O, U, ये 5 वावेल्स होते हैं। इनको कॉमा दे दे के लिख दिया और इसको ब्रेसेस के अंदर डाल दिया, एक कैपिटल लेटर से डिनोट किया सेट का नाम। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं रोस्टर फॉर्म में किसी भी सेट को। और जब हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑर्डर कुछ मैटर नहीं करता है। एज इन हम AEIOU लिखें या फिर हम EIOAU लिखें या UEIOA लिखें, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एलिमेंट्स को हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि कभी भी जब भी हम इस तरह से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम एक ही लेटर को, यानी कि एक ही एलिमेंट को हम 2 बार या एक बार से ज़्यादा बार रिपीट नहीं करते हैं। एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लेते हैं कि हमारे पास एक वर्ड है मैथमेटिक्स। ठीक है, अब अगर मुझे एक सेट बनाना है सारे लेटर्स का जो इस वर्ड को बनाता है, तो इस वर्ड में कितने सारे लेटर्स हैं, जैसे MATHE ऐसे ऐसे करके बहुत सारे लेटर्स से ये वर्ड बना है। तो अगर हमें उन सारे लेटर्स का एक सेट बनाना है तो कैसे बनाएंगे? ब्रैकेट्स के अंदर डालेंगे और सारे लेटर्स को कॉमा देकर करके लिखेंगे MATHE, उसके बाद वापस से M, तो M रिपीट हो रहा है। लेकिन हम जब एलिमेंट्स लिखेंगे तो M को रिपीट नहीं करवाएंगे, क्योंकि एक बार तो हमने लिख दिया है कि भाई M जो है वो इस सेट का एलिमेंट है, तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। A दोबारा रिपीट हो रहा है, ज़रूरत नहीं है। T दोबारा रिपीट हो रहा है, ज़रूरत नहीं है। इसके बाद लिखेंगे सीधा I, C और S। तो set of all the letters that form the word mathematics is this। तो
तो यहाँ दो बातें याद रखनी है, एक तो ये कि एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता है और हम किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। अब जो दूसरा तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। इस मेथड में ये होता है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट possess a single common property which is not possessed by any element outside the set। तो इस वाले तरीके में हम क्या करते हैं, हम सारे एलिमेंट्स को लिखते नहीं हैं। जैसे रोस्टर फॉर्म में तो हमने सारे एलिमेंट्स को कॉमा दे देकर लिखा है, यहाँ पे हम सारे एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे। यहाँ हम क्या करेंगे, ये जो एलिमेंट्स हैं इनके कुछ एक ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो उस सेट के सारे एलिमेंट्स के लिए ट्रू होगी और उन एलिमेंट्स के अलावा बाहर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए वो ट्रू नहीं होगी। तो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन में हम उस प्रॉपर्टी के बारे में मेंशन करते हैं। हम एग्जैक्टली एलिमेंट्स नहीं लिखते हैं, हम खाली वो प्रॉपर्टी के बारे में मेंशन करते हैं। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि हम फिर से यही एग्जांपल लेते हैं वावेल्स वाला। अब अल्फ़ाबेट के अंदर 26 अल्फ़ाबेट के अंदर सिर्फ 5 ही ऐसे लेटर्स हैं जो वावेल्स हैं, राइट। तो ये इनकी एक कॉमन प्रॉपर्टी है। तो बजाय कि हम ये इन पांचों वावेल्स को अलग अलग से लिखें कॉमा दे देकर, हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव तरीका ये है कि हम इसकी प्रॉपर्टी बताएंगे। हम बताएंगे कि ये जो वी सेट है इसके एलिमेंट है एक्स। एक्स एक वेरिएबल है जहाँ पे एक्स इज ए वावेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो बेसिकली आप यहाँ नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पे हम एलिमेंट्स को लिख नहीं रहे हैं, हम उन एलिमेंट्स की एक ऐसी प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि उस प्रॉपर्टी को जान के किसी को भी समझ में आ जाएगा कि इस सेट के अंदर क्या है। अब आप पूछेंगे कि इस तरह का रिप्रेजेंटेशन का ज़रूरत क्या है। अब रोस्टर फॉर्म वावेल्स के लिए लिखना तो ईजी है क्योंकि 5 ही वावेल्स होते हैं, बट जब हमें कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करना हो जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, वैसे केसेस में उतने सारे एलिमेंट्स को लिखना फिजिबल नहीं होता है और वहां पे काम आता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहां पे एक खास बात यह भी है कि अगर कोई भी सेट ऐसा है जहां पे कोई भी ऐसी कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है या फिर कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं है, तो उस सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए उस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की एक कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब यहाँ पर स्क्रीन पे हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे सेट के। तो अगर हम देखें शुरू के जो 4 सेट्स हैं ए बी सी और डी, इन सब में हमने सेट के एलिमेंट्स मेंशन नहीं किए हैं, हमने उनके प्रॉपर्टी के बारे में बताया है। जैसे कि अगर हम सेट ए को देखें, x इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन x लेस देन 7, यानी कि x ऐसा इंटीजर है जो -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। यानी कि इसके अगर मुझे इसके एग्जैक्ट एलिमेंट्स लिखने हो तो वो कुछ ऐसे होंगे, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ये इसके एग्जैक्ट एलिमेंट्स हैं। तो ये पहले के ए बी सी डी ये जो चारों हैं, ये चारों लिखे हुए हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। इसके अलावा नीचे के जितने भी हैं ई एफ जी एच आई, ये सारे हैं रोस्टर फॉर्म में, क्योंकि इन सब में एग्जैक्टली एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, उनके प्रॉपर्टी के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ है। अब कभी कभार आपको इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं कि भाई एक सेट जो है सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए। तो जैसे कि पहला सेट ए को जो दिया हुआ है वो सेट बिल्डर फॉर्म है और यहाँ जो हमने लिखा है वो रोस्टर फॉर्म है, राइट। उसी तरह 1 2 और ट्राई करते हैं, जैसे बी सेट को ट्राई करते हैं, ये भी सेट बिल्डर में दिया हुआ है, इसका रोस्टर फॉर्म कैसा होगा, b इज इक्वल टू x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 से, तो ये लेस देन 6 होगा, तो ये इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे 1 2 3 4 5। कुछ और ट्राई करते हैं, जैसे मान लेते हैं हम e को ट्राई करते हैं। ये जो है ये दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में और अगर इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, इसकी पहले प्रॉपर्टी ढूंढेंगे, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो इन सब के लिए ट्रू है। तो अगर इसको आप नोटिस करें तो 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12, ये सारे जो है 3 के मल्टीपल हैं, राइट। तो अगर हम ऐसा लिखें e इज इक्वल टू x, जहाँ पे x इज ए मल्टीपल ऑफ 3, क्या इतना ही लिखना काफ़ी होगा? नहीं, क्योंकि अगर सिर्फ इतना लिखेंगे उसका मतलब है कि इसके अंदर तो बहुत सारे और भी नंबर्स आने चाहिए, बट यहाँ तो सिर्फ 4 नंबर्स हैं, राइट। तो यहाँ पे ये भी लिखना ज़रूरी है सच दैट x इज लेस दैन 15। 15 से कम जो सबसे बड़ा 3 का मल्टीपल होगा वो होगा 12।
तो उस केस में ये 3, 6, 9 और 12 तक ही सीमित रहेगा। तो इस तरह से यहाँ हमने देखा कि ई जो है वो रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ था और हमने उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा। एम्प्टी सेट, नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, एम्प्टी है, खाली है, सेट के अंदर कुछ है ही नहीं, तो ये एम्प्टी सेट है। अब एम्प्टी सेट के कई और नाम हैं, इसे नल सेट भी कहा जाता है और वॉइड सेट भी कहा जाता है। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे बाकी सेट को करते हैं, ब्रेसेस लगा देंगे बट अंदर खाली है, अंदर कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली बट एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और है और वो है द सिंबल फाई। जी हाँ, तो या तो हम ब्रेसेस लगा के अंदर खाली छोड़ सकते हैं और नहीं तो हम फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि यार एम्प्टी सेट, जब सेट के अंदर कुछ है ही नहीं तो फिर यह एम्प्टी सेट का कॉन्सेप्ट क्यों है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास दिया हुआ है कि भाई एक सेट ए है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं एक्स, वो कुछ ऐसे हैं कि दे बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स एंड x इज ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 6। अब x की वैल्यू क्या हो सकती है, क्योंकि x जो है वो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 4, 5 ऐसे जाते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, राइट। अब 5 से बड़ा नेचुरल नंबर लेकिन 6 से छोटा, बट 5 के बाद तो 6 ही आता है नेचुरल नंबर में, इनके बीच में कोई नेचुरल नंबर तो नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि इस तरह के x की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। तो सेट ए हमारा इस केस में हो जाता है नल सेट या फिर वॉइड सेट या फिर एम्प्टी सेट। यहाँ पर 3 सेट ए बी सी दिए हुए हैं और हमें इनमें से नल सेट निकालना है। तो पहले वाले सेट का पहले इन सबको रोस्टर फॉर्म में निकालना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो पहले में हम देखते हैं कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये एक नेचुरल नंबर है, सच दैट x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो हमें पता चलेगा कि x की वैल्यू 1 हो सकती है, x की वैल्यू 2 हो सकती है। तो यानी कि जो a है, इस a के अंदर x के 2 ही वैल्यूज पॉसिबल है और वो है 1 और 2। तो ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, तो इसीलिए क्या ये नल सेट है, नहीं। बी सेट को देखते हैं, x इज अ नेचुरल नंबर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, जहां एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 तो x की पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है +2 और एक पॉसिबल वैल्यू हो सकती है -2, बट -2 पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे x जो है वो एक नेचुरल नंबर है, तो ये -2 पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में अगर इसे हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो b इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ कितने एलिमेंट है सेट में, 1, तो क्या ये नल सेट है, नहीं। सेट सी को देखते हैं, x इज अ नेचुरल नंबर एंड 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू 1/2, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि x जो है वो नेचुरल नंबर है, बट 1/2 तो नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होता है, नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 गोज ऑन लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6 टिल इन्फिनिटी, तो 1/2 तो उसमें आता ही नहीं है। तो इस केस में C के अंदर कितने एलिमेंट हैं, कोई सा भी नहीं, क्योंकि होना चाहिए था हाफ, बट चूंकि हाफ नेचुरल नंबर नहीं है तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो क्या ये नल सेट है, यस। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स क्या होंगे, ये सब गेस कर चुके होंगे, मुझे पूरा यकीन है। फाइनाइट यानी कि फिक्स्ड नंबर, जिन सेट्स के अंदर फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, मतलब कितने एलिमेंट्स हैं वो अगर फिक्स्ड है तो उसे हम कहेंगे फाइनाइट सेट, और अगर उसमें अनगिनत नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो उसे हम कहेंगे इनफाइनाइट सेट। जैसे कि अगर हम एक ऐसे सेट की बात करें, मान लेते हैं कि एक सेट ए है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, नेचुरल नंबर्स, यानी कि सारे नेचुरल नंबर्स। अब कितने नेचुरल नंबर्स होते हैं, 1 से शुरू करते हैं तो वो इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो ये कैसा सेट हुआ, ये हुआ इनफाइनाइट सेट। दूसरी तरफ हम एग्जाम्पल लेते हैं सेट बी का, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, चाहे वो 5 हो, चाहे 50 हो, चाहे 500 हो, चाहे 50,000 हो, बट नंबर जो है वो फिक्स्ड है, फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ फाइनाइट सेट। कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं डेली लाइफ से, जैसे कि अगर हम बोले कि भाई एक हमारा सेट है जिसमें डेज ऑफ द वीक है, तो वो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट। एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन, तो यानी कि उस सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 7।
तो वो फाइनाइट सेट है। एक और एग्जाम्पल लेंगे, अगर मान लेते हैं हम कहते हैं कि एक सेट है जिसके अंदर क्या है, रैट्स इन इंडिया। भैया इंडिया में कितने रैट्स हैं ये हम काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं काउंट कर सकते हैं, अनगिनत रैट्स होंगे भाई। तो इसीलिए ये हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट। स्क्रीन पे फिर से कुछ एग्जांपल्स हैं और हमें बताना है कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। उसके लिए जानना जरूरी है कि इनके अंदर एलिमेंट्स हैं कौन से। तो पहले केस में x नेचुरल नंबर है, x-1 इंटू x-2 इज 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की दो वैल्यूज पॉसिबल है, 1 और 2। तो हम कह सकते हैं a सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। तो क्या ये फाइनाइट है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है कि इसमें 2 ही एलिमेंट है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये इन्फिनिटी तक है, राइट। बी सेट की अगर बात करें तो ये एक नेचुरल नंबर है x और x ग्रेटर देन 6 है, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो 7 से स्टार्ट होगी, बट ख़त्म कहाँ होगी पता नहीं, क्योंकि कहाँ लास्ट कहाँ तक जाएगी वो दिया हुआ नहीं है। तो इससे साफ पता चलता है कि ये एक इनफाइनाइट सेट है। सेट सी, x नेचुरल नंबर है, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो x की वैल्यू है 1/2। अब 1/2 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, तो यानी कि ये जो है ये एक नल सेट है, इसमें 0 एलिमेंट्स हैं। तो ये भी हमारा फाइनाइट सेट है, क्योंकि नल सेट में 0 एलिमेंट्स होते हैं, तो ऑब्वियसली वो इन्फिनिटी तक तो जाने का कोई स्कोप ही नहीं है। तो सारे नल सेट जो है वो फाइनाइट सेट के कैटेगरी में ही आते हैं। फाइनली डी सेट, x जो है नेचुरल नंबर है एंड x इज ऑड, तो यानी कि ऑड नंबर्स जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन, बट ये ख़त्म कहाँ होगा पता नहीं, ये जाएगा इन्फिनिटी तक। तो इसीलिए ये हो गया इनफाइनाइट सेट। इक्वल सेट, इक्वल बराबर, इसमें तो कुछ समझाना ही नहीं है यार, खुद ही समझ गए होगे। इक्वल का मतलब क्या हुआ? बराबर। अगर दो सेट बराबर कब होंगे? जब दोनों में सेम टू सेम एलिमेंट्स होंगे। सिंपल, राइट। तो मैंने कहा था ना कि सेट्स चैप्टर बहुत सिंपल है, नाम सुनते खुद ही गेस कर लोगे कि ये क्या है, ठीक है। तो अब अगर हमारे पास दो सेट्स हैं A और B, दोनों में अगर वही एलिमेंट्स हैं तो इसका मतलब है वो दोनों सेट्स इक्वल है। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इज इक्वल टू सिंबल से, A इज इक्वल टू B। और अगर दोनों इक्वल नहीं है, दोनों में अगर सेम एलिमेंट्स नहीं है, तो हम कहेंगे A इज नॉट इक्वल टू B। सिंपल। अब यहाँ पे एक बात है जो आपको ध्यान देना है, वो ये है कि इक्वल सेट्स के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एलिमेंट्स का ऑर्डर भी सेम हो। जैसे अगर सेट A में 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, सेट B में भी 3 एलिमेंट्स हैं 3 2 1, तो क्या ये इक्वल सेट्स होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि एलिमेंट्स तो वही हैं, भले आगे पीछे हैं, तो इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता है, बस बराबर एलिमेंट्स होने चाहिए दोनों में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सबसेट एंड सुपरसेट। ये हो सकता है आप गेस ना कर पाए हो, बट कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगी। सबसेट का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हमारे पास दो सेट्स हैं A और B, तो A जो है वो B का सबसेट तब कहलाएगा जब A के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स B के अंदर भी हैं, बल्कि B में शायद कुछ और एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकते हैं, बट A के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे B में हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हम कहेंगे कि A इज अ सबसेट ऑफ B। ठीक है, ध्यान दें, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दोनों में सेम एलिमेंट्स होना चाहिए, मैं ये कह रही हूँ कि A में जितने एलिमेंट हैं, मान लेते हैं एग्जांपल लेते हैं, A एक सेट है A जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, एक सेट है B जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। ठीक है, अब A के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स B के अंदर हैं। इसका क्या मतलब हुआ? A इज अ सबसेट ऑफ B। भले ही B में थोड़े एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं, कोई बात नहीं, बट A के अंदर जितने हैं वो सारे तो B में है ना, तो A इज अ सबसेट ऑफ B। लेकिन अगर मैं कहूँ कि क्या B जो है वो भी A का सबसेट है? नहीं, क्योंकि B के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं और वो सारे एलिमेंट्स A के अंदर नहीं हैं, इसीलिए B इज नॉट अ सबसेट ऑफ A। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब सबसेट की जब हम बात करते हैं तो इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है, कोई भी सेट वो अपने खुद का सबसेट होता है। अगर A एक सेट है जिसमें 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं,
तो 1 2 3 चूंकि उसके खुद में है तो वो खुद का तो सबसेट ही है, राइट। तो एक कोई भी सेट जो है वो अपने आप का सबसेट होता है, ये एक चीज़ आपको याद रखनी है। और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जो नल सेट होता है यानी कि जो एम्प्टी सेट होता है वो हर सेट का सबसेट होता है, क्योंकि उसमें तो कुछ होता ही नहीं है, वो तो खाली होता है। तो हर एक सेट में, अब आप पूछेंगे भाई वो तो खाली होता है बट दूसरा सेट खाली थोड़ी है, खाली नहीं है, बट दूसरे सेट में वो खाली के बाद और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, राइट। तो इसीलिए जो नल सेट होता है वो सारे सेट का सबसेट होता है, ठीक है। तो सबसेट का कॉन्सेप्ट सिंपल सा था, यहीं तक था। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमारे पास दो सेट है ए और बी, जहां पे हम कह रहे हैं ए के अंदर 1 2 3 एलिमेंट है और बी के अंदर 1 2 3 4 है, तो ए जो है वो बी का सबसेट है, तो फिर बी ए का क्या हुआ? बी ए का हुआ सुपर सेट। सुपर का मतलब ही होता है थोड़ा बड़ा, थोड़ा बेटर, राइट। यानी कि चूंकि बी में थोड़े एक्स्ट्रा एलिमेंट है, ए में जो है सो तो है ही, उसके अलावा भी एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है 4, तो इसीलिए बी जो है वो ए का हो जाएगा सुपर सेट, ठीक है। यहां तक भी सही। एक और लास्ट कॉन्सेप्ट इसमें कि अगर ये जो दोनों सेट्स हैं ए और बी, मान लेते हैं कि ये दोनों इक्वल है, दोनों में ही बराबर एलिमेंट्स हैं, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए। सबसेट के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और तगड़ा करने के लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सेट क्यू ऑफ रैशनल नंबर्स एंड सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। तो अगर रैशनल नंबर्स का सेट और रियल नंबर्स के सेट के बीच का रिलेशन बताना हो तो कैसे बताएंगे? अगर सोचेंगे तो सारे रैशनल नंबर्स जो हैं वो रियल नंबर्स हैं, लेकिन सारे रियल नंबर्स रैशनल नंबर्स नहीं है। इसका मतलब है कि जितने भी रियल नंबर्स हैं उसी के अंदर के कुछ नंबर्स रैशनल नंबर्स हैं, विच मीन्स कि जो रैशनल नंबर्स हैं दैट इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, a इज 1 3 5, b इज x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6। पहले तो देखते हैं b को हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी कि इसमें क्या क्या आ जाएगा? 1 3 5 ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब ए और बी में क्या रिलेशन है? अब ए और बी में साफ साफ दिख रहा है दोनों में सेम ही एलिमेंट्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि ए जो है वो बी का सबसेट है, बी जो है वो ए का सबसेट है, और जब ऐसा होता है तो ए और बी बराबर होते हैं। जब भी दो सेट्स इक्वल होते हैं, मतलब उनमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं और सेम एलिमेंट्स ही होते हैं, तो वो दोनों ही सेट एक दूसरे का सबसेट होता है। तीसरा एग्जाम्पल, a इज इक्वल टू AEIOU एंड b इज इक्वल टू ABCD। तो यहां अगर हम देखें तो a में काफ़ी एलिमेंट्स ऐसे हैं जो b में नहीं है, उसी तरह b में भी काफ़ी एलिमेंट्स ऐसे हैं जो a में नहीं है। इसका मतलब है कि a इज नॉट सबसेट ऑफ b, और ठीक उसी तरह b इज नॉट सबसेट ऑफ a। अगला एग्जाम्पल, a इज इक्वल टू 1 2 3 4, b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो b में हैं, बल्कि b में कुछ एक्स्ट्रा है। इसका मतलब है a जो है वो b का सबसेट है, जिसका ये भी मतलब है कि b जो है वो a का सुपर सेट है। अब मैथमेटिक्स वर्ल्ड में भी ये सबसेट का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, जो आपको अच्छे से समझ आना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और कई बार दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करने में ये कॉन्सेप्ट काम आता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे नेचुरल नंबर्स जो हैं वो इंटीजर्स का सबसेट है, क्योंकि नेचुरल नंबर में क्या आता है 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक 1 2 3 4, लेकिन जब हम बात करते हैं इंटीजर्स की तो उसमें नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, 0 भी आता है और पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं। तो जाहिर सी बात है सारे नेचुरल नंबर्स जो है वो इंटीजर्स का सबसेट है, और इंटीजर्स जो है ये सारे रैशनल नंबर्स का सबसेट है, क्योंकि सारे इंटीजर्स जो हैं वो रैशनल नंबर्स हैं, बट सारे रैशनल नंबर्स इंटीजर्स नहीं हैं। और थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो सारे रैशनल नंबर्स जो हैं वो रियल नंबर के सबसेट हैं। सिंगलटन सेट, सिंगलटन मतलब पता नहीं, सिंगल एक अकेला, जिस सेट के अंदर एक अकेला मेंबर होता है उसे हम कहते हैं सिंगलटन सेट। तो देखते हैं, इज दिस अ सिंगलटन सेट?
यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है A, जहाँ पे कहा जा रहा है कि x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इससे हमें पता चलता है कि x की दो वैल्यू पॉसिबल है, एक है 1 और दूसरा है 2। तो यानी कि ये जो सेट A है इसके अंदर दो एलिमेंट्स रहेंगे 1 और 2। तो क्या ये सिंगलटन सेट होगा? सिंगलटन होने के लिए तो सिर्फ एक एलिमेंट होना चाहिए, तो ये सिंगलटन सेट नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का मतलब है x की दो वैल्यू पॉसिबल है, एक तो +2 और एक -2। बट यहाँ पे चूंकि x जो है वो नेचुरल नंबर है तो -2 का ऑप्शन खत्म हो गया। तो इसका मतलब है सेट B जो है इसमें एक ही एलिमेंट होगा और वो है 2। तो क्या ये सिंगलटन सेट है? बिल्कुल है। पावर सेट क्या होता होगा? पावर सेट, कोई भी अगर सेट हमें दिया हुआ है उसके जितने पॉसिबल सबसेट्स हैं उन सब के सेट को हम कहते हैं पावर सेट। तो आप समझ ही गए होंगे कि इसका नाम पावर सेट क्यों रखा गया है, क्योंकि ये जो सेट है इसके अंदर कोई भी एक सेट के जितने भी सबसेट्स हैं तो ये सबसेट्स का सेट है। तो इस सेट के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सेट्स होते हैं, राइट? तो इसीलिए इसे हम कहेंगे पावर सेट। तो अभी हम एग्जाम्पल लेके अच्छे से समझेंगे, वरना कुछ समझ नहीं आएगा। बट इतना जान लीजिए कि पावर सेट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल P से। पावर सेट के कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं 1 2, ठीक है। तो अब इस सेट के पॉसिबल सबसेट्स क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि पावर सेट जानने के लिए पहले हमें जानना है कि इसके पॉसिबल सबसेट्स क्या क्या हो सकते हैं। एक तो हो सकता है नल सेट, क्योंकि नल सेट किसी भी सेट का सबसेट होता है, राइट। एक हो सकता है सिर्फ 1, एक हो सकता है सिर्फ 2 और एक हो सकता है 1 2। तो यानी कि अगर हमारे पास कोई भी सेट दिया हुआ है उसके पॉसिबल सबसेट्स अगर निकालने हैं तो उसमें से एक हो जाएगा नल सेट, एक हो जाएगा वो सेट खुद, और बाकी जो होंगे वो होंगे उनके जो और भी पॉसिबल सबसेट्स हैं, ठीक है। तो इस केस में ये इन चारों का जो सेट बनता है उसको हम कहते हैं पावर सेट, यानी कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स इज पावर सेट, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेंगे। अगर हमारे पास एक सेट दिया हुआ है 1 3 4 और हमें कहा गया है कि इसका पावर सेट निकालो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले इसके पॉसिबल सबसेट्स निकालेंगे। एक तो हो गया नल सेट, उसके बाद एक हो जाएगा 1, एक हो जाएगा 3, एक हो जाएगा 4, इसके बाद एक हो जाएगा 1 3, एक हो जाएगा 1 4, एक हो जाएगा 3 4, ठीक है, एक हो जाएगा 1 3 4। तो टोटल यहाँ पे हमारे 8 सबसेट्स हैं और इन सब का जो सेट है वो इसका हो जाएगा इसका पावर सेट, ठीक है। अब जब हम पावर सेट के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं तो यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस किया होगा, पहला जो सेट था उसमें 2 ही एलिमेंट्स थे, तो यहाँ पे कितने पॉसिबल सबसेट्स थे? 4। अगले वाले में 3 एलिमेंट्स थे, तो यहाँ पे कितने पॉसिबल सबसेट्स थे? 8। तो बेसिकली इससे हम एक चीज और कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी कोई भी एक सेट A अगर है और अगर उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो m है, मान लेते हैं उसमें m एलिमेंट्स हैं। अब जैसे यहाँ पे 2 एलिमेंट है, यहाँ 3 एलिमेंट है, तो यानी कि m की वैल्यू 2 या 3 है, ठीक है। तो ऐसे केस में जो पावर सेट होगा इसका, यानी कि P ऑफ A, पावर सेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो पावर सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे? 2 टू द पावर m। अब इसको वेरीफाई करके देखते हैं। जो पहला एग्जाम्पल है, यहाँ पे सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 2, और पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4, यानी कि 2 टू द पावर 2 दैट इज 4। दूसरा एग्जाम्पल में सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 3, और 2 टू द पावर 3 क्या होता है? 8, इसीलिए पावर सेट में 8 एलिमेंट्स हैं। जो यूनिवर्सल सेट क्या होता होगा? यूनिवर्सल सेट, अब मेरा एक क्वेश्चन है, यूनिवर्स क्या होता है? जिस तरह यूनिवर्स के अंदर सब कुछ आता है, प्लैनेट्स हो, स्टार्स हो, सोलर सिस्टम वगैरह वगैरह, सब कुछ है वो यूनिवर्स के अंदर आता है। उसी तरह यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जिसके अंदर
बाकी सारे सेट्स वगैरह सब कुछ आता है। यानी कि ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर कोई भी एक गिवन सिचुएशन के ऑल पॉसिबल वैल्यूज होते हैं। एग्जाम्पल लेके समझते हैं, जैसे कि मान लेते हैं हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? एक स्पेसिफिक टाइप के नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बात करते हैं रैशनल नंबर्स की, ये क्या होते हैं? ये भी एक स्पेसिफिक टाइप के नंबर होते हैं, जैसे कि p/q के फॉर्म में होता है, जहाँ पे q जो है वो 0 ना हो, ठीक है। चलो ये भी ठीक है। इंटीजर्स की बात करते हैं, ये भी एक स्पेशल तरीके के नंबर्स होते हैं जिसमें सारे पॉजिटिव, सारे नेगेटिव और 0 ये सब आता है। तो ये सारे जो नंबर्स हैं ये कुछ कुछ अलग अलग टाइप के नंबर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं रियल नंबर्स की। तो रियल नंबर्स जो हैं वो एक ऐसा सेट है जिसके अंदर ये अभी जो भी तीनों नंबर्स की मैंने बात की वो सारे उसके सबसेट हैं, सभी उसके अंदर फॉल करता है। तो इस केस में रियल नंबर को हम कंसिडर कर सकते हैं कि एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर ये सारे जो हैं सबसेट्स हैं। तो बेसिकली कोई भी एक सिचुएशन, कोई भी एक प्रॉब्लम के अंदर उसके जितने पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं वो सब कुछ यूनिवर्सल सेट में आता है, और यूनिवर्सल सेट के अंदर जो है अलग अलग सेट्स होते हैं। जब हम वेन डायग्राम्स पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि किस तरीके से हम यूनिवर्सल सेट को हमेशा दिखाते हैं कि भाई टोटल जो है वो एक रेक्टेंगल में हम दिखाते हैं यूनिवर्सल सेट, और उसके अंदर सर्कल्स में हम दिखाते हैं अलग अलग सेट्स। सेट्स के बारे में हम जब भी पढ़ते हैं ज़रूरी है कि हम ओपन और क्लोज इंटरवल का कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लें, वरना कई बार हम फालतू में इसको लेके बहुत कंफ्यूज होते रहते हैं। आपने देखा होगा कि सेट्स में स्पेशली जब हम सेट बिल्डर नोटेशन में लिखते हैं तो वहाँ पे कई बार हम इस तरह के डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि x की जो वैल्यू है दैट इज़ ग्रेटर देन 5 लेस देन 10, राइट। तो इस तरह के सिचुएशन में हम ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सवाल ये उठता है कि भाई इंटरवल होता क्या है? तो ये जो 5 और 10, ये जो दो एंड पॉइंट्स हैं, ये हमें बताती हैं कि वो इंटरवल क्या है, मतलब x जो है वो किस रेंज में लाई करता है। चलो ये भी ठीक है। अब ये इंटरवल दो तरह के होते हैं। एक होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि x की जो वैल्यू है वो 5 से ज़्यादा है और 10 से कम है। यानी कि अगर मैं x की वैल्यूज़ लिखने बैठूं तो पहला नंबर क्या आएगा? 5 आएगा? नहीं आएगा। 5 से अधिक है तो 6 से गिनती चालू होगी। 6 7 8 9 वापस 10 भी नहीं आएगा क्योंकि ये 10 से लेस है। तो ओपन इंटरवल वो होता है जिसमें जो एंड पॉइंट्स हैं यानी कि 5 और 10 ये इंक्लूडेड नहीं होते हैं, ठीक है। तो ओपन इंटरवल को हम डिनोट कैसे करते हैं? फर्स्ट ब्रैकेट से। आपने देखा होगा फर्स्ट ब्रैकेट कैसा होता है, ऐसा कुछ यूं दिखता है फर्स्ट ब्रैकेट, ठीक है। एक बहुत ज़रूरी बात यहाँ पे ये हो जाती है कि याद कैसे रहेगा कि ओपन इंटरवल कौन सा वाला होता है और क्लोज कौन सा वाला? दिक्कत है, ऐसे याद रखेंगे। ओपन इंटरवल जो है वो फर्स्ट ब्रैकेट से यूज करते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट को अगर ऐसे ज्वाइन कर दे तो क्या बन गया? लगभग ओ बन गया। तो ओ मतलब फर्स्ट ब्रैकेट। जहां पे भी ये फर्स्ट ब्रैकेट दिखे 5, 10 और उसके आसपास फर्स्ट ब्रैकेट, यानी कि ये ओपन इंटरवल है, यानी कि 5 और 10 ये दोनों की वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है। तो ये हो गया ओपन इंटरवल क्लियर। अब बारी है क्लोज्ड इंटरवल की। क्लोज्ड इंटरवल में क्या होता है कि जो एंड पॉइंट्स हैं वो इंक्लूडेड होते हैं, यानी कि 5 और 10 भी इंक्लूडेड होते हैं। इसका मतलब है x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होता है और लेस देन इक्वल टू 10 होता है। तो उसकी गिनती जो है यहाँ से स्टार्ट होती है 5 6 7 8 9 10। तो अब फिर से वही सवाल कि क्लोज्ड इंटरवल को डिनोट कैसे करते हैं? थर्ड ब्रैकेट से, स्क्वायर ब्रैकेट्स जिसे कहते हैं, कुछ यूं, ठीक है। तो ये जो थर्ड ब्रैकेट है ये क्लोज्ड इंटरवल है। कैसे याद रहेगा? अगर इसे हम ज्वाइन कर दें, ये लगभग एक खिड़की के जैसा है, खिड़की, बंद खिड़की, तो इसीलिए ये क्लोज्ड है। और क्लोज्ड है मतलब जो एंड पॉइंट्स हैं वो इंक्लूडेड है। तो कई बार आपको इसमें कंफ्यूजन होने के चांसेस रहते हैं कि भाई ब्रैकेट देख के याद नहीं आता है कि भाई ये ओपन इंटरवल है या क्लोज्ड। बट अब जो है इस मेमोरी टिप से आपको याद रहेगा कि ओपन इंटरवल ओ यानी कि फर्स्ट ब्रैकेट, ठीक है। क्लोज्ड इंटरवल यानी कि एक क्लोज्ड विंडो यानी कि
थर्ड ब्रैकेट। अभी पढ़ा ओपन और क्लोज्ड इंटरवल का, उसके बेसिस पे क्या हम कह सकते हैं कि इन सब के मीनिंग्स क्या क्या हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ब्रैकेट्स है ना, कहीं पे तो दोनों तरफ ओपन है, कहीं पे तो दोनों तरफ क्लोज्ड है, कहीं पे एक तरफ ओपन एक तरफ क्लोज्ड है। तो क्या इन सब के मीनिंग्स हम बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। इसका मतलब है दोनों तरफ ओपन है, तो इसका मतलब है जो x की वैल्यू है वो कुछ ऐसी है कि वो a से कम है, वो a से ज़्यादा है और b से कम है। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्लोज्ड है, यानी कि x की वैल्यू ऐसी है कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू a है और लेस देन इक्वल टू b है। तो इस केस में जो है a और b दोनों की वैल्यूज इंक्लूडेड है यहाँ पे। तीसरे केस में हम कहेंगे कि x की जो वैल्यू है वो कुछ ऐसी है, ये b है, ये a है, ये a की तरफ क्लोज्ड है, यानी कि a लेस देन इक्वल टू x इस देन b, क्योंकि b की तरफ ये ओपन है। उसी तरह यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x की ऐसी वैल्यू है कि a लेस देन x है, लेकिन x लेस देन इक्वल टू b है, तो b इसमें इंक्लूडेड है बट a इंक्लूडेड नहीं है। तो बेसिकली ये मैंने इसलिए बताया कि इस तरह के ऑप्शंस भी पॉसिबल है जहाँ पे एक तरफ ओपन है और दूसरी तरफ क्लोज्ड है। जैसे अगर आपको इस फॉर्मेट में दिया हुआ हो और कहा जाए कि इसे इंटरवल के फॉर्म में लिखो, तो कैसे लिखेंगे? -4 लेस देन x, यानी कि -4 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, तो ये -4 से पहले क्या हो जाएगा? ओपन। x लेस देन इक्वल टू 6, लेस देन इक्वल टू 6 यानी कि 6 इंक्लूडेड है, तो 6 की तरफ हो जाएगा क्लोज्ड। खतरनाक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस लेसन का और वो है वेन डायग्राम्स। अजीब सा नाम है वेन डायग्राम्स। ऐसा नाम क्यों है? क्योंकि इसे एक साइंटिस्ट के नाम के ऊपर दिया गया है और जिसका नाम था जॉन वेन। ठीक है, ये डायग्राम्स क्या करते हैं? सेट्स के आपस में जो रिलेशनशिप्स हैं ये हम इन डायग्राम्स के हेल्प से बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो इन डायग्राम्स में हम बनाते क्या हैं? इनके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। इन डायग्राम्स में हम यूज़ करते हैं रेक्टेंगल्स और सर्कल्स का, अलग अलग सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसमें रेक्टेंगल जो है वो रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को, जिसके अंदर सारे पॉसिबल वैल्यूज हैं किसी भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। और जितने बाकी सबसेट्स हैं, क्योंकि बाकी तो सारे सेट यूनिवर्सल सेट के सबसेट ही होंगे, तो उन सारे सबसेट्स को हम डिनोट करते हैं सर्कल्स से। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे ये यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका एक सबसेट है या फिर एक सेट है A, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, तो उसको हमने बना दिया एक सर्कल इस रेक्टेंगल के अंदर। तो हम देख रहे हैं कि सर्कल के अंदर 1 2 3 4 है और बाकी जो है वो सर्कल से बाहर है लेकिन रेक्टेंगल के अंदर है। तो एक तरह से 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर्स जो हैं रेक्टेंगल के तो अंदर ही है, लेकिन सिर्फ 4 नंबर जो हैं वो सर्कल के अंदर है। तो इस डायग्राम को देख के ही हमें साफ पता चल रहा है कि A इज अ सबसेट ऑफ U। अब वेन डायग्राम्स के हेल्प से हम 3 तरह के ऑपरेशन के बारे में समझेंगे। ऑपरेशन, कैसा ऑपरेशन? डरने वाली बात नहीं है, मैं उस ऑपरेशन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात कर रही हूँ। जैसे जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो उसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे ऑपरेशंस करते हैं। उसी तरह से जब हम सेट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे हम 3 ऑपरेशंस की बात करेंगे। एक है यूनियन, एक है इंटरसेक्शन और एक है डिफरेंस ऑफ सेट्स। और ये तीनों ऑपरेशंस को अब हम वेन डायग्राम्स के हेल्प से समझेंगे। पहली बारी है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन, मिलन, सब चीज जब साथ में इकट्ठा हो जाते हैं उसे हम कहते हैं यूनियन। तो अगर हमारे पास 2 सेट है A और B, तो A और B का यूनियन क्या हो जाएगा? A के सारे एलिमेंट्स प्लस B के सारे एलिमेंट्स। सिंपल। और इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? इसके लिए हम ये सिंबल यूज करेंगे, U। तो A यूनियन B को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर हम वेन डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। एक सेट A, एक सेट B और दोनों के अंदर जो शेडेड रीजन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है A यूनियन B। यूनियन का जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा उसके हिसाब से A में जितने भी एलिमेंट्स हैं और B में जितने भी एलिमेंट्स हैं दोनों मिल के बनता है यूनियन। तो यहाँ पे A है 2 4 6 8 और B है 6 8 10 12। तो A यूनियन B जो है वो हो जाएगा 2 4 6 8
10, 12। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे भी हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि रिपीट करने का कुछ पॉइंट ही नहीं है, राइट। तो बेसिकली ए यूनियन बी मतलब जो सारे एलिमेंट्स इन दोनों में मिला के हैं। तो वही इंपॉर्टेंट बात कि कॉमन एलिमेंट्स जो है वो हमने एक ही बार लिया है, हमने 6 और 8 को रिपीट नहीं किया है। अब फटाफट देखते हैं यूनियन ऑफ सेट की प्रॉपर्टीज को। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, जिसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ये प्रॉपर्टीज जो है ना, जैसे हम नंबर्स के केस में भी जो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव, उसी तरह से चलती है यहाँ पर भी। एसोसिएटिव लॉ के हिसाब से ए यूनियन बी विद इन ब्रैकेट यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन विद इन ब्रैकेट बी यूनियन सी, ठीक है। अब इन सबको आप चाहे तो कुछ भी रैंडम एग्जाम्पल्स लेके प्रूव भी कर सकते हैं। उसके बाद है लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि ए यूनियन फाई जो है वो नल सेट है, क्या हो जाएगा ए यूनियन ए इज ऑलवेज ए, जिसको हम कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। यानी कि अगर कोई भी एलिमेंट अपने आप से ही यूनियन करेगा तो क्या होगा, उसको अपना खुद के ही एलिमेंट्स मिलेंगे, राइट। कि अगर मान लेते हैं कि ए जो है ये एक सेट है जिसके अंदर 1, 2, 3 ये 3 एलिमेंट्स हैं। अगर ए खुद के साथ ही यूनियन करेगा तो हम एक ही एलिमेंट को 2 बार तो लिखेंगे नहीं, तो क्या आएगा रिजल्ट, 1, 2, 3 ही आएगा। यू यूनियन ए इज इक्वल टू यू, जहां पे यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो यानी कि यूनिवर्सल सेट है मतलब जो सेट ए है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट ही होगा। तो अगर दोनों का यूनियन करेंगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा, यू ही निकलेगा। अगला ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन जनरली हम इसको कहाँ यूज़ किए हैं पहले, जब एक लाइन दूसरे लाइन को कट करती है तो हम कहते हैं वो इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब कुछ भी जब ओवरलैप करता है तो उसे हम कहते हैं इंटरसेक्शन। तो ए और बी अगर 2 सेट्स हैं, इनका इंटरसेक्शन का मतलब है कि वैसे एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन है, जो ए में भी है और बी में भी है, उनको हम कहते हैं, उसे हम कहते हैं इंटरसेक्शन। तो अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसके लिए हम यूनियन का उल्टा सिंबल लगाते हैं, उल्टा यू। तो ए इंटरसेक्शन बी, इसे हम ऐसे रीड करते हैं। और अगर हमें इसे वेन डायग्राम में दिखाना हो तो ये जो एरिया है ए और बी के बीच का शेडेड रीजन, ये है ए इंटरसेक्शन पे। लेट ए इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, बी इज इक्वल टू 6, 8, 10, 12। फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन यानी कि जो इनके बीच का कॉमन रीजन है। तो कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, 6, 8। तो यानी कि ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू 6, 8। अगर 2 सेट्स ऐसे हों जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो तो ऐसे सेट्स को हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स, यानी कि उनके बीच में मतलब कुछ भी ऐसा है ही नहीं जो इनको आपस में जोड़ सके, कनेक्ट कर सके। अगर एक सेट है ए जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, दूसरा सेट है बी जिसके अंदर 3 एलिमेंट है 4, 5, 6, तो कॉमन तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसे 2 सेट्स को हम कहेंगे डिसजॉइंट सेट्स, और वेन डायग्राम में उन्हें हम ऐसे दिखाएंगे जिसमें आप देख रहे हैं कि बीच का कॉमन एरिया है ही नहीं, दोनों बिल्कुल सेपरेट हैं। तो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज देखेंगे। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि एसोसिएटिव लॉ। फाई इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू फाई, क्योंकि यहाँ पे हम कॉमन की बात कर रहे हैं तो फाई जो है वो नल है। अब चूंकि नल है और ए में तो कुछ भी रह सकता है तो कॉमन क्या हुआ, नल ही हुआ। यू इंटरसेक्शन ए, यहाँ पे हो जाएगा ए। यही मेजर फर्क है, जब हम यूनियन की बात कर रहे थे तो जो सेट में ज़्यादा एलिमेंट्स थे वो आंसर हो रहा था, बट यहाँ चूंकि हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं तो कॉमन होना चाहिए दोनों में, तो जिसमें कम चीज़ें हैं वो आंसर है। ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, जिसको हम यहां भी आइडेम्पोटेंट लॉ ही कहेंगे। एक लास्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। याद है आपको, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ऐसा होता था ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। यहाँ पे हम 2 तरह के ऑपरेशन को डील करते थे, एक तो प्लस और एक तो मल्टीप्लाई। यहाँ भी हम 2 डील कर रहे हैं, एक यूनियन और एक इंटरसेक्शन, बट है एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट। डिफरेंस ऑफ सेट्स, 2 सेट्स के बीच के डिफरेंस यानी कि फर्क को कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं अगर हमारे पास 2 सेट्स है ए और बी, ए माइनस बी, यानी कि डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, वो हम उसका मतलब होता है ऐसे सारे एलिमेंट्स जो ए में हैं लेकिन बी में नहीं है।
ठीक उसी तरह अगर हम लिखते हैं b माइनस ए, इसका मतलब है वो सारे एलिमेंट्स जो b में हैं लेकिन a में नहीं है। इसका लॉजिक काफ़ी सिंपल है, जैसे हम नंबर्स में भी 4 माइनस 2 करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि 4 में से हम 2 को हटा देते हैं, जो कुछ 2 में है वो सब हटा दिया, जो बाकी बचा वो डिफरेंस हो गया। उसी तरह a माइनस बी, मतलब b के अंदर जो भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट को हटा दो, उसके अलावा a में जो भी एलिमेंट्स हैं, मतलब जो भी ऐसे एलिमेंट्स हैं a में जो b में नहीं है, वो हो गया a माइनस बी। a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, b इज इक्वल टू 2 4 6 8। फाइंड a माइनस बी। तो a माइनस बी का मतलब हुआ कौन सी ऐसी एलिमेंट्स हैं जो a में है लेकिन b में नहीं है। तो यानी कि a माइनस बी अगर यहाँ पे हम बात करें तो ये जो ब्लू रीजन है ये है a माइनस बी। तो इसको निकालने के लिए हम देखेंगे कौन सी एलिमेंट्स हैं जो b में है पर जो a में है बट b में नहीं है, और ऐसे एलिमेंट्स हैं 1 3 5। अब अगर हमें b माइनस ए निकालना हो, इसका मतलब है वैसी एलिमेंट्स जो b में है लेकिन a में नहीं है, और वैसा सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो है 8, क्योंकि 2 4 6 b में भी है और a में भी है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये जो सेट्स होती हैं a माइनस बी, a इंटरसेक्शन b और b माइनस a, ये हमेशा म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स होती हैं। डिसजॉइंट्स मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है। अगर चाहे तो हम इसी एग्जाम्पल में देख सकते हैं, a माइनस बी तो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, b माइनस ए भी हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, a इंटरसेक्शन b भी निकाल लेते हैं। दोनों में कॉमन क्या क्या है? 2 4 6। अब अगर इन तीनों को हम कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। इसका मतलब जो है ये तीनों जो है ये म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखते हैं क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट, अगर एक सेट है हमारे पास A तो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा A डैश, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। बट ये होता क्या है, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट में वो सारे एलिमेंट्स होते हैं जो उस सेट में नहीं होते हैं। कुछ समझ नहीं आया, राइट? समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है U, इसके अंदर एक सेट है A, ठीक है। तो A कॉम्प्लीमेंट जो है ये एक ऐसा सेट होगा जिसमें A के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो उसमें नहीं है। तो A के बाहर यूनिवर्सल सेट में जो भी एलिमेंट्स हैं वो हो जाएगा A कॉम्प्लीमेंट। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि A कॉम्प्लीमेंट जो है ये यूनिवर्सल सेट माइनस सेट A है। तो यूनिवर्सल सेट और सेट A का जो डिफरेंस है वही A कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर हम मानते हैं कि A सेट के अंदर दो एलिमेंट्स हैं 1 2 और पूरे यूनिवर्सल सेट के अंदर 1 2 3 4 है, तो जो A कॉम्प्लीमेंट है वो हो जाएगा 3 4, क्योंकि A कॉम्प्लीमेंट में वैसे एलिमेंट्स होंगे जो A में नहीं है। यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कि इस पूरे रेक्टेंगल के अंदर 1 से लेके 10 तक है। A के अंदर क्या क्या है? 1 3 5 7 9, यहाँ पे है 1 3 5 7 9, इसके अंदर यही है। तो A का जो कॉम्प्लीमेंट होगा यानी कि A डैश जो होगा उसमें वैसी एलिमेंट्स होंगी जो A में नहीं है, A के अलावा बाकी बाहर जो कुछ भी है वो सारे होंगे। तो बेसिकली यूनिवर्सल सेट में से हम वैसे एलिमेंट्स हटा देंगे जो A में है, यानी कि हम 1 3 5 7 और 9 को हटा देंगे, तो बचेगा क्या? 2 4 6 8 10। तो यही हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। अब जल्दी से कॉम्प्लीमेंट सेट्स की प्रॉपर्टीज देखते हैं। अगर A और A डैश ये दो कॉम्प्लीमेंट सेट्स हैं तो A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U, A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5, क्योंकि कॉमन तो इनके बीच में कुछ होता ही नहीं है, तो ऑब्वियसली इंटरसेक्शन जो है वो नल सेट ही होगा। डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं इसे, जो कहता है कि A यूनियन B डैश इज इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश। उसी तरह A इंटरसेक्शन B डैश इज इक्वल टू A डैश यूनियन B डैश। अब इनको अगर आप चाहे तो बड़े ही आराम से आप वेन डायग्राम की हेल्प से भी प्रूव कर सकते हैं। वेन डायग्राम्स भी अभी हमने पढ़ा है एंड इट्स वेरी इजी टू प्रूव दीज थिंग्स यूजिंग वेन डायग्राम्स। हालांकि मैं अभी यहाँ पे ये सब प्रूव नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये एक क्रैश कोर्स वीडियो है। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन,
जिसका मतलब है कि ए डैश डैश का मतलब होता है ए, जो कि काफ़ी ऑब्वियस सी बात है। मान लेते हैं अगर ए एक सेट है जिसमें है एलिमेंट्स 1 और 2, और यूनिवर्सल सेट जो है वो है 1 2 3 4, तो इस केस में ए डैश जो होगा वो क्या होगा 3 4, वैसे एलिमेंट्स जो ए में नहीं है। तो अब अगर हम ए डैश का डैश निकालें, यानी कि इस ए डैश का कॉम्प्लीमेंट, तो यानी कि ए डैश में जो भी चीज़ें हैं वो हमें नहीं चाहिए, तो क्या बचेगा हमारे पास 1 2। तो बेसिकली ए डैश डैश जो है ये ए के ही बराबर हो गया। लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट ये कहता है कि फाई डैश, फाई का जो कॉम्प्लीमेंट है, नल सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है नल सेट, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। अभी तक हम बात कर रहे थे सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उसके बारे में। अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 10 एलिमेंट्स हैं, 12 एलिमेंट्स हैं, 20 एलिमेंट्स हैं, नंबर की बात करेंगे। और यहाँ पे अगर हमारे पास 3 सेट्स हैं ए बी सी, और तीनों फाइनाइट सेट है, यानी कि उनमें फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो हम कहेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। इसको भी आराम से यहाँ प्रूव कर सकते हैं। जितने एलिमेंट्स ए यूनियन बी में होगा वो कितने एलिमेंट होंगे, जितने ए में है प्लस जितने बी में है, बट उसमें से हमने इसको माइनस क्यों किया, क्योंकि ये जो कॉमन एरिया है, जब हम दोनों को जोड़ दे रहे हैं तो इस कॉमन एरिया को हम 2 बार जोड़ रहे हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए में भी जोड़ रहा है और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी में भी जोड़ रहा है, तो इसीलिए इसका जो ये कॉमन एरिया है उसको एक बार सब्ट्रैक्ट करना ज़रूरी है। दूसरा प्रॉपर्टी होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर 3 सेट्स हैं हमारे पास, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, बट इस केस में भी ये वाले जो कॉमन एरियाज हैं इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है एक एक बार, इसीलिए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो ये वाला जगह है। ठीक है, ये 2 प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके बेसिस पे बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ वेन डायग्राम्स ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करेंगे। अगर हमें ड्रॉ करना हो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले देखते हैं ए यूनियन बी क्या होगा, ये पूरा इसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब सब कुछ जो इसके बाहर है बट यूनिवर्सल सेट के अंदर है, तो यानी कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ये पूरा जगह, राइट। दूसरा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो उस केस में ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश मतलब ए के बाहर का पूरा जगह, ये पूरा जगह ए के बाहर का, बी डैश हो जाएगा बी के बाहर का पूरा जगह। तो बेसिकली इस केस में भी जो इंटरसेक्शन उनका होगा वो हो जाएगा ये पूरा जगह। तो इससे हम देख रहे हैं कि ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसको हम कैसे दिखाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ये वाला जगह, इसको छोड़ के बाकी सब जगह, तो बेसिकली ये हो जाएगा ये पूरा जगह, सिवाय ए इंटरसेक्शन बी वाले पार्ट को छोड़कर। अगला है ए डैश यूनियन बी डैश, यानी कि ए के अलावा बाकी पूरा रीजन, बी के अलावा बाकी पूरा रीजन, और उन दोनों के बीच का जो भी यूनियन है, यानी कि कॉमन की बात नहीं, दोनों को जोड़ दो, तो ए को छोड़ के बाकी पूरा जगह जो है वो हो गया ये, ठीक है, ये पूरा हो गया। बी को छोड़ के बाकी पूरा जगह, ये क्या हो गया, ये बी को छोड़ के अगर हम बाकी पूरा करेंगे तो उसमें ये भी आ जाएगा, और दोनों का यूनियन मतलब सिर्फ ये बीच वाला पार्ट छोड़ के बाकी पूरा ही आ जाएगा, तो उससे हम देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर है और ऊपर के ये दोनों बराबर है। तो वेन डायग्राम से हमें काफ़ी आसानी से इस तरह की जो रिलेशनशिप्स हैं ये हम बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं।
और अब हम एक लास्ट वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। आउट ऑफ दीज 20 टीच मैथमेटिक्स। तो मान लेते हैं कि नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग मैथमेटिक्स जो है वो है 12 दिया हुआ है एक्चुअली, और नंबर ऑफ टीचर टीचिंग बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, मतलब मैथमेटिक्स और फिजिक्स का जो इंटरसेक्शन है वो है 4। हाउ मैनी टीच फिजिक्स, तो यानी कि फिजिक्स कितने लोग पढ़ाते हैं वो निकालना है, और 20 टोटल टीचर्स हैं जो फिजिक्स या मैथमेटिक्स दोनों में से कुछ ना कुछ तो पढ़ाते हैं, यानी कि जो यूनियन है वो है 20। तो ये हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं और ये निकालना है। तो अगर इसको वेन डायग्राम के फॉर्म में भी हम बनाएं तो हम देखेंगे, ये डायग्राम लेते हैं, मान लेते हैं कि ये जो ब्लू कलर है ये बता रहा है मैथमेटिक्स, और ये जो ऑरेंज कलर है ये बता रहा है फिजिक्स, और ये बीच का जो जगह है ये बता रहा है कॉमन। तो ये जगह जो है ऐसे 4 टीचर्स हैं, मैथमेटिक्स वाले 12 टीचर्स हैं, ठीक है, फिजिक्स वाले हमें निकालने हैं और टोटल जो है वो 20 हैं। तो हमने ये रिलेशनशिप पढ़ा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर यूनियन जो है वो है 20, नंबर ऑफ ए यानी कि m जो कि है 12, फिजिक्स पढ़ाने वाले हमें निकालने हैं, और इंटरसेक्शन जो है वो है 4। तो फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर्स हो जाएंगे 20 माइनस 12 प्लस 4 यानी कि 12। सो टोटल 12 ऐसे टीचर्स हैं जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो ऑन सेट्स? एक ही वीडियो में आपने पूरा का पूरा सेट्स कवर कर लिया। जैसा कि मैंने कहा था, लेसन बहुत ही आसान थे, टॉपिक्स बहुत ही इजी थे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सब कुछ एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। हालांकि अगर आपको और डिटेल्ड वीडियोस चाहिए और ज़्यादा सॉल्व्ड क्वेश्चंस चाहिए तो वो भी हैं हमारे पास, और उन वीडियोस के लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन के में जो लिंक दिया हुआ है वो सारे वीडियोस को आप देखें, उसमें हमने एनसीईआरटी के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस सॉल्व कर रखे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ अपना फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में डालें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बहुत ही जल्दी मैं आपसे मिलूंगी एक और नए क्रैश कोर्स वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।